नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है जिसमें हम पूरे भारतीय भूगोल को MCQ के रूप में यहाँ पे कवर कर रहे हैं। 5 क्लासेस हम अभी तक इसके अंदर कवर कर चुके हैं। भारत के भौतिक विभाजन के हम यहाँ पे क्लासेस देख रहे थे, MCQs को देख रहे थे। आज हमारा भारत के भौतिक विभाजन की ये आखिरी क्लास यहाँ पे होगी। जो इंडिया का फिजिकल डिवीज़न है उसको हम पूरा कवर कर जाएंगे। हिमालय के बारे में, उसकी श्रेणियों के बारे में, हिमालय का वर्गीकरण नदियों के आधार पे कैसे हुआ है, वो सब तथ्य आपको इस टॉपिक में देखने को मिले। आज हम इसी की आखिरी क्लास कवर करेंगे। ये हमारी इस सीरीज़ की 6ठी क्लास है। अगर आपने इससे पहले की क्लासेस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट के माध्यम से आप उनको देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, सिडनी बुराड़ के वर्गीकरण के अनुसार हिमालय का सबसे लंबा प्रादेशिक भाग कौन सा है? तो सिडनी बुराड़ ने हिमालय का वर्गीकरण नदियों के आधार पर किया था और इसने हिमालय को 4 प्रादेशिक भागों में बांटा था। लास्ट वीडियो में हमने इसके बारे में थोड़ी सी बात करी थी। 4 वर्गीकरण में एक था पंजाब हिमालय, एक कुमाऊं हिमालय, एक नेपाल हिमालय और एक हमारा असम हिमालय। इन चारों में जो सबसे बड़ा वाला क्षेत्र है यह है आपका नेपाल हिमालय। ये लगभग 800 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। नंबर 2 पे अगर हम बात करते हैं तो असम हिमालय आता है लगभग 750 किलोमीटर के मध्य में। नंबर 3 पे पंजाब आता है लगभग 550 किलोमीटर के करीब और फिर कुमाऊं हिमालय आता है 320 किलोमीटर के करीब। तो ये आपका सही क्रम यहाँ पर होगा। सबसे बड़ा जो है वो नेपाल हिमालय है, फिर असम हिमालय, फिर पंजाब हिमालय और फिर कुमाऊं हिमालय। ठीक है। यदि चारों प्रादेशिक हिमालय खंडों को उनकी लंबाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना हो तो सही क्रम क्या होगा? आप जानते हैं 4 प्रादेशिक भागों में बांटा था सिडनी बुराड़ ने। इन चारों में सबसे बड़ा कौन है? नेपाल हिमालय। और सबसे छोटा कौन है? कुमाऊं हिमालय। आपको छोटे से बड़े की ओर चलना है। तो जहां पर कुमाऊं हिमालय शुरुआत में नहीं है वो एलिमिनेट आपके हो जाएंगे। सबसे बड़ा कौन है? नेपाल हिमालय। तो आप देखेंगे दोनों तरफ नेपाल हिमालय दिए गए हैं। तो बस आपको ये पता यहाँ पे होना चाहिए कि इन दोनों में से बड़ा क्षेत्र किसका है। बड़ा क्षेत्र है असम का, तो वो बाद में आएगा, उससे पहले पंजाब आएगा। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियों के क्षेत्रीय सुमेलन के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ियों को लेकर के कथन है। देखिए, पहला है डाफला, अबोर, मिश्मी पहाड़ियाँ। क्या ये आपके अरुणाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलती है? पहला आपका बिल्कुल सही है। जो डाफला, अबोर, मिरी, मिश्मी ये पहाड़ियाँ हैं, ये अरुणाचल प्रदेश के उत्तरी भाग में स्थित हैं। ठीक है। बेसिकली ये सारी जो पहाड़ियाँ हैं, शिवालिक पहाड़ी जो है, शिवालिक श्रेणी जो है हिमालय की, उसी का पूर्वी विस्तार है। और इन पहाड़ियों का नाम किसके नाम पर हुआ है? लास्ट वीडियो में भी हमने देखा था, यहाँ रहने वाली जनजाति के नाम पर इसका नाम है। ठीक है। गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ ये मेघालय में स्थित हैं। ये भी आपका सही है। जो खासी हो गई, जयंतिया पहाड़ियाँ हो गई, ये आपके मेघालय में पड़ती हैं। ये भी सही है। मिकिर पहाड़ी क्या ये असम में पड़ती है? तो मिकिर पहाड़ी मुख्य रूप से असम में पड़ती है और असम के अंदर एक फेमस नेशनल पार्क है काजीरंगा नेशनल पार्क। उसी नेशनल पार्क के दक्षिण में स्थित है मिकिर पहाड़ियाँ। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तीनों के तीनों यहाँ पर सही सुमेलित आपको दिए गए हैं। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट में कुछ और इंपॉर्टेंट पहाड़ियाँ हैं, जैसे एक को कहते हैं पटकाई बूम पहाड़ी। ये मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है। अरुणाचल और म्यांमार का बॉर्डर बनाती है। इसके अलावा एक है नागा पहाड़ियाँ। नागा पहाड़ियाँ जो हैं मुख्य रूप से नागालैंड के अंदर है। एक आती है लुशाई पहाड़ी, ये जिसे मिजो पहाड़ी भी कहते हैं, मुख्य रूप से ये मिजोरम के अंदर है। और यहीं पर नॉर्थ ईस्ट में एक है बरेली श्रृंखला, ये बरेली श्रेणी, तो ये असम, नागालैंड, मणिपुर इनके मध्य में स्थित है। ठीक है। पटकाई बूम पहाड़ी भारत के किस राज्य में स्थित है, जो भारत और म्यांमार की सीमा के समीप एक भौगोलिक संरचना बनाती है? तो पटकाई बूम पहाड़ी के बारे में अभी हमने जाना, ये पड़ती है अरुणाचल प्रदेश में मुख्य रूप से। कुछ राज्यों में इसका विस्तार जरूर है, लेकिन मुख्य रूप से ये कहाँ पड़ती है? मुख्य रूप से ये अरुणाचल प्रदेश में मानी जाती है। ठीक है। और ये म्यांमार के साथ एक प्राकृतिक बॉर्डर यहाँ पर बनाता है। ठीक है। प्राकृतिक जल विभाजक भी है और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी यहाँ पर ये बनाता है। ठीक है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है?
पटकाई पहाड़ियों से जुड़ा हुआ नहीं है। तो देखिए पटकाई पर्वत श्रृंखला ये पूरी एक सीरीज है जो भारत और म्यांमार के मध्य में स्थित है, मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश। लेकिन अरुणाचल के अलावा भी दूसरे राज्यों में इसका विस्तार है, जिसमें नागालैंड शामिल है, मणिपुर शामिल है, मिजोरम शामिल है और असम यहाँ पर है। तो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और साथ में असम, यहाँ पर भी इसका कुछ इलाका है। त्रिपुरा में इसका विस्तार नहीं है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। जो त्रिपुरा है हमारा, वो ज्यादातर किन पहाड़ियों के अंतर्गत आता है? तो मिजो पहाड़ियां, उसके अंतर्गत वो आता है। ठीक है, पटकाई पहाड़ियों के अंतर्गत नहीं आता। गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? आसान सा सवाल है। मेघालय राज्य के अंदर स्थित है गारो, खासी, जयंतिया। और इनका नाम किसके नाम पर है? तो इस इलाके में, जैसे गारो वाला इलाका है, इस इलाके में गारो जनजाति निवास करती है, उसके नाम पर ही इस पहाड़ी को गारो पहाड़ी कहा गया। तो ये नाम जो है ये किसके हैं? क्वेश्चन आता है। तो आपने सुना है कि नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ियों के ये नाम है, ये वहां की जनजातियों के नाम है, उनके नाम पर इन पहाड़ों के नाम है। ठीक है, मेघालय के पठारी भाग में पाई जाने वाली प्रसिद्ध गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियों के संबंध में कौन सा कथन बिल्कुल सत्य है? तो सत्य कथन यहाँ पर एक है कि इनका नामकरण वहां निवास करने वाली स्थानीय जनजातियों के नाम पर हुआ है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकान योमा कहाँ स्थित है? तो हिमालय की एक इंपॉर्टेंट श्रेणी है अराकान योमा। ये पड़ती है किस देश में? ये पड़ती है म्यांमार के अंदर। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। हिमालय पर्वतमाला का ही एक हिस्सा, इसी का एक पूर्वी विस्तार इसको माना जाता है। यह म्यांमार के अंदर स्थित है। अराकान योमा के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, तो अराकान योमा हिमालय की एक इंपॉर्टेंट पर्वत श्रृंखला है। किस देश में स्थित है? ये आती है म्यांमार के अंदर। ठीक है, बेसिकली जो हिमालय की पर्वत श्रृंखला नॉर्थ ईस्ट में आती है, ऐसे पूरा बॉर्डर बना के बंगाल की खाड़ी तक जाती है। लास्ट का जो ये इलाका है जो म्यांमार के साथ जुड़ा हुआ है, यही स्थित है आपकी, यही इन्हीं पहाड़ियों को कहते हैं अराकान योमा पहाड़ियां। भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करने वाली पर्वत श्रेणियां कौन सी हैं? तो देखिए भारत और म्यांमार के बीच सीमा का निर्धारण करने वाली पर्वत श्रृंखलाओं में कुछ इंपॉर्टेंट पर्वत श्रृंखलाएं आती हैं, जिसमें पटकाई पहाड़ियां आती हैं, अराकान योमा आती हैं, लेकिन खासी पहाड़ी इसका हिस्सा नहीं है। तो ये वाला गलत है, ये दोनों भी गलत है, इनमें से कोई भी नहीं आपका यहाँ पर आंसर होगा। भारत और म्यांमार के बीच सीमा का निर्धारण जो करती है मुख्य रूप से, उसमें पटकाई पहाड़ियां, अराकान योमा पहाड़ियां, इसके अलावा नागा पहाड़ियां या मिजो पहाड़ियां ये करती हैं। ठीक है, मणिपुर पहाड़ी हो गई, ये मणिपुर और म्यांमार के मध्य में है। पटकाई बूम अरुणाचल और म्यांमार के मध्य में है। नागा पहाड़ी नागालैंड और म्यांमार के मध्य में है। लेकिन जो खासी पहाड़ी है ये यहाँ पे स्थित नहीं है। तो अगर विकल्प में इनमें से कोई नहीं का ऑप्शन होगा तो आप इसी को टिक करेंगे। अदरवाइज यहाँ पर अगर कोई और पहाड़ी लिखी होती तब आप ऑप्शन ए को टिक करते। बरेली श्रृंखला या बरेली श्रेणी का विस्तार पूर्वोत्तर के किन राज्यों में पाया जाता है? तो बरेली श्रेणी जो बरेली पर्वत श्रृंखला है ये किन किन राज्यों में स्थित है? ये आपके असम, मणिपुर और मेघालय, यानी ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। जो बरेली श्रृंखला है पूर्वोत्तर भारत की एक इंपॉर्टेंट पर्वत श्रृंखला है। इसका जो विस्तार है मुख्य रूप से असम में है, इसके अलावा यह मणिपुर में है और मेघालय के, नागालैंड के इनके कुछ क्षेत्रों में भी स्थित है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट की हमारी दो इंपॉर्टेंट नदियां हैं, एक है ब्रह्मपुत्र नदी और एक है बराक नदी। इन दोनों के बीच एक प्रमुख जल विभाजक के रूप में काम करती है ये वाली श्रृंखला, बरेली श्रृंखला। ठीक है, तो ये नॉर्थ ईस्ट के दो बड़े नदी बेसिन जो हैं, एक ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन और एक बराक नदी बेसिन, इनके मध्य जल विभाजक के रूप में भी काम करता है। ठीक है, जो ये बरेली श्रृंखला है इसकी जो सर्वोच्च चोटी है उसका नाम है लाइके चोटी, जो कि असम में पड़ती है। इतना डीप में नहीं जाएगा लेकिन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है यहाँ पर असम का जिसका नाम है हाफ लॉन्ग, वो भी इसी श्रृंखला में पड़ता है। ठीक है, भारत में भू आकारों की संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मंथन करें। तो भू आकारों की रचना को लेकर कैसे यहाँ पे चीजें बनी हैं उनको लेकर के कुछ स्टेटमेंट हैं। देखिए, संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही एक विस्तारित भाग है। क्या पहला वाला आपका बिल्कुल सही है? पहला वाला आपका बिल्कुल सही है। भूवैज्ञानिक संरचना की दृष्टि से अगर हम देखेंगे, मेघालय का पठार जिसे हम शिलोंग पठार भी कहते हैं, ये मुख्य हिमालय का हिस्सा नहीं माना जाता। यह जो प्रायद्वीपीय पठार है यानी कि जो दक्कन का पठार है उसका ही एक विस्तार माना जाता है। ठीक है,
तो इसको ध्यान रखना है कि संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय के पठार को, शिलोंग के पठार को हिमालय का, मुख्य हिमालय का हिस्सा नहीं माना जाता, उसे दक्कन के पठार का हिस्सा माना जाता है, ठीक है, या प्रायद्वीपीय पठार हम जिसको कहते हैं। कश्मीर घाटी की रचना एक समभिन्नति में हुई है, क्या ये सही है? तो जो कश्मीर घाटी बनी है, क्या वो समभिन्नति के माध्यम से बनी है? समभिन्नति होता क्या है कि जब पृथ्वी की दो टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो पृथ्वी के ऊपर माउंटेन या जो जमीन होती है वो फोल्ड होने लगती है, ठीक है, मोड़ वहां पर बनने लगते हैं, जैसे हमारा हिमालय का निर्माण हुआ। इसकी दो स्थितियां बनती हैं कि जब दो प्लेट आपस में टकराएंगी, या तो बीच का हिस्सा ऊपर उठ जाएगा जैसे हिमालय उठा, या फिर जब दो प्लेट टकराती हैं बीच का हिस्सा नीचे थोड़ा सा धंस जाएगा। जब उठने वाली प्रक्रिया होती है जैसे हिमालय उठा, उसको अपनति कहते हैं। तो जब उठ जाता है हिस्सा, दो टेक्टोनिक प्लेट जब आपस में टकराती हैं तो वहां पर मोड़ बनने लगते हैं, परतें बनने लगती हैं। तो जब वो उठने लगता है तो उसको कहते हैं अपनति। जब वहां पर टकराव के कारण एक गड्ढा जैसा बन जाता है, बीच का हिस्सा नीचे धंस जाता है, उसको कहा जाता है अभिनति। तो दोनों इसी के पार्ट हैं। तो जो कश्मीर घाटी बनी है वो एक भूमि के धंसने के माध्यम से वहां पर बनी है। जब टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराए, हिमालय का निर्माण ऊपर होने लगा, तो वहां से तो जमीन उठने लगी, लेकिन कश्मीर घाटी में जमीन धंसने लगी। तो ये क्या है? ये समभिन्नति का उदाहरण है, या इसकी रचना समभिन्नति के माध्यम से हुई है। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट और चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप यहां पर हुई थी। तो जो हिमालय बना था ये टेक्टोनिक प्लेट्स के माध्यम से बना था। तो क्या ये तीन प्लेटों के टकराने के माध्यम से बना? गलत हो जाएगा। हिमालय का निर्माण दो प्लेटों के टकराने से हुआ था। एक थी भारतीय प्लेट जो दक्षिण भारत की या दक्षिण दिशा की ओर से आ रही थी, और ऊपर की ओर स्थित थी यूरेशियाई प्लेट। इन दोनों के आपस में टकराने से यहां पर जो बीच का सागर था वो ऊपर उठने लगा और हिमालय का निर्माण यहां पर हो गया, ठीक है। तो दो प्लेटों के माध्यम से, ना कि तीसरी प्लेट, चीनी प्लेट यहां पर नहीं थी। तो ये दो प्लेटों के माध्यम से बना हिमालय। पूछा है कौन सा सही है, तो पहला और दूसरा यहां पे सही होंगे, लेकिन पहला दूसरा विकल्प में नहीं है। तो आपने यहां पर इन वाले फैक्ट को याद करना, कॉन्सेप्ट को समझना। तीसरा वाला गलत है। हिमालय की उत्पत्ति दो प्लेटों के टकराने के माध्यम से भारतीय प्लेट और यूरेशियाई प्लेट के माध्यम से हुई है, ना कि तीन। तो पहला और दूसरा सही है आपका, तीसरा गलत है। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन यहां पर करें। हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी होती हैं, यानी निरंतर बहती रहती हैं। क्या ये सही है? पहला आपका बिल्कुल सही है। हिमालय से निकलने वाली जो सभी प्रमुख नदियां हैं, जैसे गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र नदियां हो गई, ये सतत वाहिनी होती हैं, यानी इनमें साल भर पानी बना रहता है, ठीक है। क्योंकि इन नदियों में केवल बारिश का पानी नहीं मिलता, गर्मियों के मौसम में, ग्रीष्म काल में जो हिमालय के बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं उनके पिघलने के माध्यम से भी इनको लगातार पानी मिलता रहता है, ठीक है। कारण, हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है। क्या ये सही है आपका? ये वाला भी आपका सही है। हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है, यहां पर भी जितनी भी बारिश होती है उसका लगभग 80 से 90% हिस्सा दक्षिण पश्चिमी मानसून के माध्यम से ही आता है। तो ये वाला भी सही है। लेकिन क्या ये इसकी व्याख्या सही करता है कि मानसून की वजह से ही यहां पर नदियां लगातार बहती हैं? तो ये गलत हो जाएगा, व्याख्या सही नहीं करता। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, क्योंकि साल भर बहने का जो कारण है वो यहां पर होने वाली जो बर्फ है, जो ग्लेशियर है, वो है। मानसून के कारण ऐसा नहीं है, ठीक है। हिमालय की पहाड़ी श्रृंखला में ऊंचाई के साथ साथ निम्न कारणों से वनस्पति में परिवर्तन आता है। तो हिमालय की जो पहाड़ी श्रृंखलाएं होती हैं, अलग अलग श्रृंखलाएं होती हैं, जैसे जैसे आप ऊंचा जाते रहेंगे वनस्पति आपको अलग अलग प्रकार की मिलती रहेगी। तो ये जो वनस्पति में बदलाव आता है, परिवर्तन आता है, इसके पीछे का कारण क्या है? 4 कारण यहाँ पे दिए गए हैं। इनमें से कौन कौन से कारण हैं देखिए। पहला है तापमान में गिरावट। क्या ये एक कारण है वनस्पति के बदलने का, जैसे जैसे आप ऊपर जाते रहेंगे? ये आपका बिल्कुल सही है। तापमान में जैसे जैसे गिरावट आती रहेगी वनस्पतियां वहां पर बदलती रहेंगी। निचले इलाकों में आपको सदाबहार वन देखने को मिलेंगे, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो आपको कोणधारी वन देखने को मिलेंगे, और ऊपर जाओगे तो आपको टुंड्रा वनस्पति जो ठंडे इलाकों में होते हैं, ठंडे इलाकों के जो पेड़ होते हैं वो देखने को मिलेंगे। तो तापमान में गिरावट एक वजह है, बिल्कुल सही है। वर्षा में बदलाव, क्या ये सही है? ये भी आपका सही है। वर्षा में बदलाव होता है, जो निचले इलाके होते हैं वहां पर वर्षा ज्यादा होती है, तो वहां पर उस प्रकार की वनस्पति देखने को मिलेगी। ऊंचे वाले इलाकों में वर्षा ज्यादा नहीं होती, बर्फबारी ज्यादा होती है, तो वहां पर आपको अलग टाइप की वनस्पति देखने को मिलेगी, तो ये भी सही है।
तीसरा है मिट्टी का अनउपजाऊ होना। क्या ये सही है? ये वाला भी आपका बिल्कुल सही यहाँ पर होगा। निचले इलाकों में जो मिट्टी रहती है हमारी, उसमें थोड़ी बहुत नमी रहती है, वो उपजाऊ रहती है, लेकिन ऊंचे के इलाकों में उनमें पोषक तत्वों की काफ़ी ज़्यादा कमी पाई जाती है। ठंडे इलाके होते हैं तो वहाँ पर खेती करना और भी ज़्यादा मुश्किल होता है। तो मिट्टी का अनुपजाऊ होना, उस वजह से वहाँ पर आपको दूसरी प्रकार की वनस्पति मिलेगी, निचले इलाकों में अलग। तेज़ हवा, क्या ये कारण है? तो ये वाला गलत हो जाएगा। तेज हवाएं वनस्पति के आकारों को बदल सकती है। जैसे मान लीजिए कहीं पर बहुत तेज हवाएं चल रही हैं तो पेड़ों का जो आकार होगा वो थोड़ा सा झुक जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि हवाओं की वजह से वहां पर वनस्पति उग रही है या वनस्पति नहीं उग रही। तो हवाओं का इस पर कोई भी असर नहीं पड़ता। पहला, दूसरा, तीसरा आपका आंसर है ऑप्शन ए। कि ऊंचाई के साथ साथ वनस्पति में बदलाव आता है। किस वजह से? तापमान में गिरावट की वजह से, वर्षा में बदलाव की वजह से और मिट्टी का अनुपजाऊ होना या मिट्टी की उर्वरता की वजह से। ठीक है। हिमालय में अगर हम ऊंचाई के साथ वनस्पति का क्रम देखें तो जो सबसे निचला इलाका है, तराई क्षेत्र का जो इलाका हो गया, हिमालय का तलहटी हो गया, वहां पर आपको उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, जिसमें साल, सागौन, ये वाले वृक्ष ज्यादा देखने को मिलेंगे। अगर उससे ऊपर चलें 1000 से 2000 मीटर के अगर हम दायरे को देखें तो वहां पर आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन देखने को मिलेंगे, जैसे ओक का या चेस्टनट का। 1500 से 3000 या 2000 से 3000 के मध्य में देखोगे तो आपको कोणधारी वन मिल जाएंगे, देवदार, पाइन का, स्प्रूस का। 3000 से 3600 मीटर के मध्य में आपको अल्पाइन वन मिल जाएंगे या बड़े बड़े घास के मैदान मिल जाएंगे। और 3600 या 4000 के ऊपर आप देखोगे तो आपको टुंड्रा वनस्पति जो होती है, जैसे मॉस हो गया, लाइकेन हो गया, वो देखने को मिलेंगे। ठीक है। निम्न वक्तव्यों पर विचार कर सही कथन का सही उत्तर का चयन करें। कथन है, हिमालय से निकलने वाली नदियां सतत वाहिनी हैं। पहला बिल्कुल सही है, जैसे अभी ऊपर हमने देखा था। हिमालयन नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों में स्थित है, ये वाला भी सही है। और इसी वजह से, क्योंकि अभी मैंने ऊपर आपको बताया, क्योंकि ग्लेशियर्स के माध्यम से उनको लगातार पानी मिलता रहता है, इसलिए वो पूरे साल भर बहती हैं। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। ठीक है। निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर की क्रम वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो उत्तर दिशा की ओर आपने इनको लगाना है। ठीक है, यानी दक्षिण से शुरू करना, उत्तर की ओर चलता जाना है। हमने कई बार पढ़ा है कि हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी जो है वो काराकोरम श्रेणी है। तो जो काराकोरम है वो लास्ट में आएगी। आप देखेंगे यहाँ पे 3 जगहों पर काराकोरम है, ये आपका एलिमिनेट हो गया। अब आपको ये पता होना चाहिए काराकोरम के बाद कौन सी वाली आती है। काराकोरम के दक्षिण में क्या लद्दाख आती है या जास्कर आती है? तो काराकोरम के बाद आती है लद्दाख पर्वत श्रृंखला, तो ये वाला भी एलिमिनेट हो गया। काराकोरम पहले, फिर आपका लद्दाख हो गया अगर आप उत्तर से दक्षिण की ओर चलें। इसके बाद यहाँ पर दिया है आपको पीर पंजाल या जास्कर, तो पहले आता है जास्कर, तो ये वाला भी एलिमिनेट हो गया, और फिर पीर पंजाल। तो सबसे दक्षिणी है इनमें पीर पंजाल श्रेणी, इसके बाद आती है जास्कर, फिर लद्दाख, और सबसे उत्तरी होती है काराकोरम श्रृंखला। ठीक है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ, तो शिवालिक श्रृंखला का निर्माण किस युग में हुआ? ये क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में भी जाना था, ऐसे सवाल बन जाते हैं। शिवालिक श्रेणी हिमालय की सबसे नई श्रेणी है, सबसे नवीन श्रेणी है, और माना जाता है इसका निर्माण जो हुआ वो सेनोजोइक युग में हुआ था। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन अक्साई चीन का भाग है? तो अक्साई चीन, जो चीन के अधिकार क्षेत्र में अभी जो भारत का इलाका पड़ता है, उसे अक्साई चीन कहते हैं, और ये हिस्सा है लद्दाख पठार का। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है। 1962 के युद्ध के बाद से इस क्षेत्र पर चाइना का अवैध कब्जा बना हुआ है। चाइना इसे अपना एक प्रांत मानता है, जिसका नाम इसने दिया है सीजियांग प्रांत। ठीक है। किन 2 पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? हमने ऊपर कश्मीर घाटी के बनने के बारे में भी बात करी कि किस तरह से ये बनी हुई है, किसका ये उदाहरण है। कश्मीर घाटी वृहत हिमालय और पीर पंजाल श्रृंखला के मध्य में स्थित है। इसका निर्माण कैसे हुआ है? समभिन्नति के माध्यम से हुआ है। ठीक है। हिमालय में हिम रेखा निम्न के बीच होती है, तो हिमालय में हिम रेखा जो होती है वो किस किस के मध्य में होती है? लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि लगभग 4500 4500 से शुरू होती है और 6000 मीटर तक हिमालय के अंदर हिम रेखा आती है, एवरेज अगर हम बात करें। लेकिन हिमालय यहाँ पर देखिए आपको ये भी मिलेगा और ये भी मिलेगा, दोनों लगभग लगभग एक जैसे हैं, तो किसको सही माना जाए? ये भी लगभग लगभग वैसा ही है। तो हमने एक चीज पढ़ी थी कि किस हिमालय में हिम रेखा ऊंचाई पर है, किस हिमालय में नीचाई पर है। तो आप देखेंगे हिमालय को आप 2 श्रेणियों में बांट लीजिए, पूर्वी हिमालय, एक आपका पश्चिमी हिमालय। तो पूर्वी हिमालय के अंदर जो हिम रेखा होती है वो लगभग 4500 से शुरू हो जाती है और 6000 तक चलती है।
वहीं अगर हम पश्चिमी हिमालय की बात करें, यहां पर लगभग 5100 या 5000 से शुरू होती है और 58 या 6000 तक चलती है। तो पश्चिमी हिमालय में हिम रेखा थोड़ा ऊंचाई से शुरू होती है, 4500 से शुरू नहीं होती। पूर्वी हिमालय में हिम रेखा जल्दी शुरू हो जाती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पूर्व में। ठीक है। हिमालय पर्वत एक मुख्य प्रकार है किसका? तो हिमालय पर्वत टेक्टोनिक प्लेट्स के माध्यम से हुआ है। फोल्डिंग माउंटेन का उदाहरण है, वलित पर्वत है, क्योंकि जब वो दोनों प्लेट टकराई तो जमीन एक के ऊपर एक आती गई और ऐसे फोल्ड होती गई और हिमालय का निर्माण होता गया। तो यह एक वलित पर्वत या फोल्ड माउंटेन का उदाहरण है। ठीक है। ज्वालामुखी पर्वत जो होते हैं वो ऐसे पर्वत होते हैं जिनके नीचे जो लावा है वो अभी भी जमा हुआ है। जैसे जापान का एक है माउंट फुजी, तो वो ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है। ब्लॉक पर्वत की अगर हम बात करें, ब्लॉक पर्वत तब होता है कि बिना टेक्टोनिक प्लेट्स के अगर जमीन का बीच का कुछ हिस्सा ऊपर उठने लग जाए या धंसने लग जाए, जैसे हमारा जो सतपुड़ा पर्वत है, मध्य भारत में स्थित है सतपुड़ा की पहाड़ियां, वो एक ब्लॉक माउंटेन है। और अगर हम अवशिष्ट पर्वत की बात करें तो ये काफी प्राचीन पर्वत होते हैं जो हवा और पानी के अपरदन के माध्यम से बने हैं। ठीक है। कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। कुल्लू घाटी जो है ये किन किन पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य में है? तो ये धौलाधार और पीर पंजाल श्रृंखला के मध्य में आती है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। ये जो कुल्लू घाटी है इसे देवताओं की घाटी भी कहा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। ठीक है। किन किन पर्वत श्रृंखला में, कश्मीर के बारे में, कुल्लू घाटी के बारे में ये सवाल ज्यादातर बन जाता है, इसको भी याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने जो हमारी सीरीज है इंडियन ज्योग्राफी एमसीक्यू सीरीज, उसकी 6ठी क्लास यहाँ पे कवर करी। भारत का भौगोलिक विभाजन हमने पूरा कवर किया। अगले वीडियो में भारत के इंपॉर्टेंट दर्रों के बारे में, घाटियों के बारे में, यहाँ के एमसीक्यूज को जानेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।